पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ शुद्ध ब्लड जा रहा था और यहाँ अशुद्ध ब्लड जा रहा था। इसके माध्यम से क्या हो रहा है, ब्लड का मिक्सचर नहीं हो रहा है, शुद्ध ब्लड अशुद्ध ब्लड के साथ मिक्स नहीं कर रहा है, जिससे कोई भी जो हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो शुद्ध न्यूट्रिएंट्स को खराब नहीं कर रहे हैं। और इसी कारण से इसे हम लोग बहुत ही एडवांस सिस्टम बोलते हैं। ये बहुत ही मिनिएचर सिस्टम है या फिर बहुत ही क्या बोल सकते हैं, रूढ़िवादी है, बट ये ज़्यादा अर्बनाइज्ड है या मॉडर्न है। अब आप लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये किन में देखा जाता है, ये किन में देखा जाता है। आपके बुक में थोड़ा सा मैं समझाया हुआ था, नाम भी आपको 2-3 ठो ही दिया है, तो नाम भी आप लोग का 2-3 ठो ही याद रखना है। जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको जितना भी 4 या 8 पाँव, सॉरी 8 पाँव वाले जितने भी जीव देख रहे हैं, 4 पाँव नहीं 6 या 8 पाँव वाले जितने भी जीव देखते हैं उन सभी में खुला रक्त परिवहन होता है। जैसे कि मकोड़ा या फिर जिसको स्पाइडर बोलते हैं, या चिंगड़ी, घोंघा, कॉकरोच, इन सभी में, मच्छर, इन सभी में क्या होता है, खुला रक्त परिवहन होता है। बंद रक्त परिवहन किसमें होता है, जिनके पास भी पाँव नहीं होते हैं, घोंघा को छोड़ के, घोंघा जातीय लोगों को छोड़ के पाँव नहीं होते, जैसे वॉर्म्स जितने भी होते हैं, जैसे कि क्या नाम ले जाके उसमें आते हैं, केचुआ, केचुआ, फिर आपका बड़े बड़े जीव जैसे कि इंसान, मनुष्य, हाथी, जानवर, जितने भी 4 पाँव वाले चलने वाले जीव है, 2 पाँव वाले चलने वाले जीव है, वो सभी बंद रक्त परिवहन में आता है। एक और नाम आप लोग याद रखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं लीच। लीच जो होता है, आप ज्यादातर लोग बोलता है लीच खुला रक्त परिवहन होता है, जो कि गलत है। अगर आप लोग वर्गीकरण के हिसाब से जाएंगे तो उसको खुला रक्त परिवहन में डालना पड़ेगा, बट क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं वर्गीकरण के हिसाब से हम लोग रक्त परिवहन को बांट नहीं सकते। लीच कैसे चलता है, रेंग रेंग के चलता है, रेंग रेंग के चलने की वजह से हम लोग इसको बंद परिवहन में डालेंगे। स्टेप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं अलग अलग तरल पदार्थों के बारे में। हमारे शरीर में रक्त के अलावा भी बहुत सारे तरल पदार्थ बहते हैं, हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है। सबसे पहले आता है ऑब्वियसली रक्त। रक्त हम लोग सभी जानते हैं हमारा मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट है रक्त। रक्त के द्वारा ही हमारा सारे तरफ में मेन खाद्य पदार्थों का अवशोषण और परिवहन होता है। अगर हम लोग बताएं पोषक पदार्थ में क्या क्या रक्त लेके जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये दोनों रक्त का संचालन होता है, रक्त में संचालित होता है और मेटाबॉलिज्म में भी मदद करता है। नेक्स्ट है आपका लसिका। लसिका एक अलग रास्ता लगाता है, पर ये एक्चुअल में रक्त से ही निकला हुआ एक रास्ता बनाता है, मतलब रक्त से ही छन के लसिका बनता है, बट वो बहुत अलग पाथवे है, वो आप लोग को समझने का भी जरूरत नहीं है। बस इतना जानिएगा कि रक्त से ही छना हुआ एक पाथवे है लसिका। आप लोग को याद होगा जब हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3.3 में पढ़ रहे थे, लसिका द्वारा वसा का स्थानांतरण होता है। तो जितना भी वसीय पदार्थ है वो सभी लसिका लेके लीवर में पहुंचाता है, और रक्त कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को लेके बाकी अंगों तक पहुंचाता है। वसा का और भी आप लोग जानते हैं कि वसा सभी अंगों के नीचे नीचे पाया जाता है। तो सभी अंगों के नीचे नीचे कैसे पाएगा, ऑब्वियसली लसिका उसको लेके जा रहा है, तो लसिका का अपना एक लसिका तंत्र होता है, जैसे रक्त का तंत्र होता है। तो लसिका का जो तंत्र होता है उसको बोलते हैं लसिका परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लसिका परिवहन तंत्र के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। लसिका परिवहन तंत्र में क्या होता है, जैसे कि आपका रक्त के लिए एक हृदय होता है, वैसे लसिका परिवहन तंत्र के लिए भी एक हृदय होता है जिसका नाम है थाइमस। हमको इंग्लिश में स्पेलिंग याद है, हिंदी में नहीं, तो हम आपके बुक में भी इंग्लिश में लिखा है थाइमस। तो थाइमस क्या है, आपका लसिका परिवहन तंत्र का हृदय है। साथ में जो आप लोग छोटे छोटे अंगों की अगर हम बात करें, लसिका परिवहन तंत्र के लसिका अंग अगर हम बोले क्या होते हैं, लसिका अंग वो अंग होते हैं जहां से लसिका का स्थानांतरण होता है अलग अलग जगहों तक। तो कौन कौन से लसिका अंग है, आप लोगों को बस नाम याद रखना है, लसिका के बारे में तो कुछ खास पढ़ना नहीं है। टॉन्सिल्स जो आप लोग पूरे गले में जानते हैं, टॉन्सिल्स जो होते हैं। फिर एडिनॉइड्स, स्प्लीन, या फिर जिसको हम लोग प्लीहा बोलते हैं, ठीक है, जस्ट किडनी के थोड़ा सा ऊपर में होता है। तो ये सब आपके लसिका अंग है। तो आप लोग को यहाँ से 2 ही चीज याद रखना है, लसिका परिवहन तंत्र का हृदय क्या है या हृदय जैसा अंग क्या है, हम लोग बोलेंगे थाइमस। फिर हम लोग को पढ़ना होता है कि लसिका अंग का 1-2 उदाहरण बताओ, तो टॉन्सिल, एडिनॉइड और स्प्लीन में से कोई एक नाम दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि लसिका किसका परिवहन करता है, तो हम लोग बोल देंगे वसा। खत्म।
नेक्स्ट आते हैं परिवहन के बाद, सॉरी, रक्त और लसिका के बाद पसीना का परिवहन के बारे में। तो पसीना आप लोग सभी जानते हैं हमारे पूरे शरीर के ऊपरी भागों से बाहर की तरफ निकलने वाला एक जलीय पदार्थ है, जिसमें 90% क्या होता है, जल होता है, और 10% क्या होता है, इसके अंदर नमक होता है, जैसे कि NaCl, CaCl2, KCl, P3O4 या फिर H3P3O4, ऐसे करके अलग H2P3O4, ऐसे करके अलग अलग कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या है, कार्य इसका इंपॉर्टेंट है। सॉरी, इनका कार्य स्पेशली ये है एक्स्ट्रा जो नमक है या फिर एक्स्ट्रा जो लवण है उसको बाहर निकालना। सबसे पहला यही इनका काम है, एक्स्ट्रा जो लवण है उनको बाहर निकालना। दूसरा इनका काम क्या है, हमारे शरीर का जो तापक्रम है, हम जानते हैं कि हमारे शरीर का एक तापक्रम होता है जो कि आप लोग चैप्टर 3.2 में जाने थे, होता है हमारा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो इंटरनल तापक्रम होना चाहिए। अब इस 98.4 डिग्री तापक्रम को बनाए रखने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, जल का त्याग करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज जल बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, ऊष्मा का बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो अगर यहाँ पे आपका, हमारे समझिए हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमारे शरीर में ऊष्मा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जल क्या करता है, ये सभी ऊष्मा को पकड़ लेता है और पकड़ के उसको बाहर निकाल देता है। जैसे क्या होता है, हमारे शरीर का तापक्रम बना रहता है। इसीलिए आपको गर्मी में ज़्यादा पसीना होता है पर ठंडी में पसीना नहीं होता, क्योंकि गर्मी नहीं लगता आपके शरीर में, तो पसीना बनता नहीं है। नेक्स्ट है आपका मूत्र। मूत्र आप लोग सभी जानते हैं, ये आपका एक उत्सर्जी पदार्थ है जो कि आपके शरीर से यूरेथ्रा द्वारा निकलता है। और इसमें क्या होता है, मूत्र में आपका 95% जल होता है, साथ में 5% आपका यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और बाकी अंग होते हैं। अच्छा, इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है और हमारे शरीर में मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। इसका कार्य क्या होता है, जितना भी हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ है उन सभी को शरीर से बाहर निकालना। नेक्स्ट है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य या CSF, जिसको हम लोग कहते हैं। CSF या सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य जो होता है, ये हमारे मस्तिष्क में बहता है। ये कहाँ बहता है, मस्तिष्क में बहता है। मस्तिष्क के अंदर ब्लड का प्रवाह नहीं होता है, रक्त का प्रवाह नहीं होता है, तो मस्तिष्क के अंदर किसका प्रवाह होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF। यह CSF क्या करता है, रक्त से सारा पोषक पदार्थ निकाल लेता है और उसको फिर मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, और बाकी जो भी मस्तिष्क में वर्ज्य पदार्थ बनता है वो सभी को लेके रक्त में पहुंचा देता है। तो समझिए यहाँ पे रक्त है, फिर यहाँ पे एक BBB है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, और यहाँ पे है CSF। तो होता क्या है, जितना भी अच्छा अच्छा पदार्थ होता है इसके अंदर, वो लेके ये आगे बढ़ जाता है, इसमें दे देता है, और जो भी खराब खराब पदार्थ इसके अंदर होता है वो सब ये इसको दे देता है। तो इस तरह से दोनों मिलते नहीं हैं, बट अपना पदार्थ का एक्सचेंज करके मस्तिष्क को पहुंचा देता है और ये हृदय को पहुंचा देता है। नेक्स्ट आते हैं साइनोवियल द्रव्य के बारे में। साइनोवियल द्रव्य क्या होता है, ये आपके जोड़ों में पाया जाता है। जो लंबे लंबे हड्डियां होती हैं उनमें, उनके जो आखिर में जो जोड़ पड़ते हैं वहां पे पाया जाता है। तो समझिए ये एक मेरी लंबी हड्डी है और ये मेरी दूसरी लंबी हड्डी है। तो दोनों लंबी हड्डियों के बीच में थोड़ा सा जगह पाया जाता है और इस जगह पे जोड़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल जोड़। ठीक है, लगभग लगभग कुछ इस तरह का जोड़ हो गया। अब ये तो हम अपना क्या बोल रहे हैं, जो आपका पाँव का जोड़ है वो हम बता रहे हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं हमेशा कुछ हो, पर एक छोटा सा पदार्थ यहाँ हमेशा रहता है। अब ये इन सभी से लड़े ना, इसके लिए यहाँ पे एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल द्रव्य। अब ये साइनोवियल द्रव्य तो यहाँ से निकल सकता है, इसीलिए इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल झिल्ली। तो साइनोवियल झिल्ली कहाँ होता है, साइनोवियल जोड़ में। साइनोवियल जोड़ में एक तरह का लिक्विड बहता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल द्रव्य। इस साइनोवियल द्रव्य का कार्य क्या होता है, इस साइनोवियल द्रव्य का एक ही कार्य होता है कि दोनों जो हड्डी है वो आपस में
टकराए ना, घर्षित ना हो। ठीक है। दूसरा इनका कार्य क्या होता है कि जो भी शॉक इसको लगे, समझिए आप कहीं पे जाके पांव से ठेंगा दिए, तो ज्यादातर जो जोड़ में जो दर्द हो वो सभी ये अब्सॉर्ब कर ले, जोड़ को दर्द कम लगे, जिससे हमारा हड्डी कमजोर ना हो जाए। अब ये जो होता है, ये वाला जो द्रव्य होता है, ये एज के साथ धीरे धीरे कम होते रहता है, इसीलिए एक समय आने के बाद इसका मात्रा कम हो जाने की वजह से हड्डी घसते जाता है, और यही कारण है कि बूढ़े लोगों में चलने में या दौड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि हड्डी एक दूसरे से घर्षित करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तक द्रव्य। उत्तक द्रव्य जो अभी आप लोग देखे बंद परिवहन तंत्र, हम उसी से समझाने की कोशिश करेंगे। समझिए ये आपका पेशी का एक उत्तक है, हम पूरा नहीं दिखा रहे हैं, एकदम एकदम ही हम इनलार्ज करके दिखा रहे हैं, और यहाँ आपका एक केशिका जा रहा है। ठीक है। तो हम बताए थे ये विसरण की मदद से यहाँ पहुंचाता है, तो पहुंचेगा कैसे? यहाँ पे पतले 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 छिद्र होता है, जिनके वजह से जो भी रक्त का अच्छा पार्ट है वो यहाँ से विस्तृत होकर पहुंचता है। ठीक है, इन उत्तकों में। तो जब पहुंचता है तो ये है आपका केशिका, और ये है आपका कोशिका। यहाँ पे सब क्या है? कोशिका। तो कोशिका और केशिका के बीच का जो जगह है, यहाँ पे क्या होता है, ये पहले थोड़ा सा भर जाता है, ज्यादा नहीं भरता है, पतला पतला लिक्विड की तरह तैरता रहता है। तो समझिए ये लेयर है, इसके नीचे करके तैरता रहता है, ज्यादा पतला होता है, बहुत ही पतला होता है बोलेंगे तो इस जगह पे जो आपका द्रव्य बहता है उसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि एक कोशिका के बाहर है इसलिए हम लोग बोलते हैं बाह्य कोशिकीय द्रव्य। क्या बोलते हैं? बाह्य कोशिकीय द्रव्य या उत्तक द्रव्य। इस उत्तक द्रव्य का काम क्या होता है? जो भी केशिका से जितने भी अच्छे खाद्य पदार्थ आ रहे हैं या पोषक पदार्थ आ रहे हैं, उन सभी को कोशिका तक पहुंचाना। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? अंतः कोशिकीय द्रव्य। अंतः कोशिकीय द्रव्य कैसा द्रव्य होता है? अंतः कोशिकीय द्रव्य आपके ऐसे द्रव्य होते हैं जो कोशिका के अंदर फिर रक्त का परिवहन करने में मदद करते हैं। समझिए ये आपका कोशिका है, तो यहां से फिर रक्त इसके अंदर कैसे जाए, या फिर खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ इसके अंदर कैसे जाए, और फिर यहाँ पे आके जो जम जाए, ये पूरा चीज हमारा अंतः कोशिकीय द्रव्य या फिर इंटरसेलुलर फ्लूइड कहलाता है, क्योंकि ये सेल के अंदर आ जाता है, कोशिका के अंदर आ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोशिकीय द्रव्य। अब ये अंतः कोशिकीय द्रव्य का मात्रा कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो सेल फूल जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो सेल पिचक जाएगा। हमको दोनों ही नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रसधानी। क्या बोलता है उसको? रसधानी। रसधानी के अंदर क्या करते हैं, अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड हम ले लेते हैं तो रसधानी के अंदर हम उन फ्लूइड को डाल देते हैं, जिससे फ्लूइड का मात्रा कम हो जाता है बाहर, और हमारा सेल फूलता नहीं है। इस कारण से रसधानी में जो फ्लूइड बनता है, उस फ्लूइड को बोलिए हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग को पढ़ाए थे सेल सैप। रसधानी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल सैप। तो सेल सैप का संगठन कौन करता है? हमारा अंतर कोशिकीय द्रव्य। याद रखिएगा छोटा छोटा पॉइंट्स। अच्छा, इसको आप लोग फिर अपने अपने बुक से पढ़िएगा, वही चीज है जो हम लोग अभी आप लोग को पढ़ाए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से अपने बुक से रीड कीजिए। आज यहीं तक रखते हैं क्लास 9। वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया आज का, क्योंकि हम लोग आज 2 क्लास लिए थे लाइफ साइंस का, तो ऑब्वियसली वीडियो बड़ा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे रक्त के संगठन के बारे में। आज के लिए इतना ही।